ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक जो है इस चैप्टर का, चैप्टर नंबर 11 का, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का, जो कि लास्ट टॉपिक 11.13 11.13 ओके, द टॉपिक नेम इज एनवायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी क्राइसिस। Environmental crisis as entropy crisis। ओके जी, दिस इज ऑल वेरी लॉन्ग टॉपिक, हेडिंग लॉन्ग है इसकी बस। अच्छा जी, इन्वायरमेंटल क्राइसिस एज एंट्रोपी क्राइसिस। बच्चों लास्ट लेक्चर हमारा जो है अभी जो हुआ, लास्ट लेक्चर में हमने देखा एंट्रोपी क्या चीज होती है। उसका थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ। एंट्रोपी जो है दो चीजें करती है, डिसऑर्डरनेस लेके आती है सिस्टम के अंदर, यूनिवर्स के अंदर, किसी चीज के अंदर, ठीक है, और उसके अंदर जो यूजफुल एनर्जी होती है उसको डिग्रेड कर देती है। यूजफुल एनर्जी मीन टू से जिससे हम कोई यूजफुल जो है, जिससे अहम कोई काम लिया जा सके, वर्कआउट लिया जा सके, वर्क लिया जा सके, उसको वो डिग्रेड कर देती है, उसको वो क्या लेंगे, खत्म कर देती है या उसको चेंज कर देती है किसी और फॉर्म के अंदर। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एक्चुअली जो है हमें एक पाथवे देता है, हमें एक अंडरस्टैंडिंग देता है, एक की पॉइंट देता है टू अंडरस्टैंड बोथ एक एनवायरनमेंट और उस जो एनवायरनमेंट है और उसके अंदर जो क्राइसिस है, इन दोनों को समझने में हमारी हेल्प आउट करता है कि हम एनवायरनमेंट के क्राइसिस को किस तरह जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है, और हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरह इंप्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ जो है बच्चों, इट्स ऑल अबाउट द एनर्जी, ठीक है, इट ऑल अबाउट ऑल फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड लॉ जो है हमें सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स मीन टू से एंट्रोपी जो है हमें बताता है कि किस तरह जो है हमने एनर्जी क्राइसिस से निपटना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं इंसानी नुक्ता नजर के लिहाज से, फ्रॉम द ह्यूमन स्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन स्टैंड पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से एनवायरमेंटल क्राइसिस से क्या मुराद है। अब बच्चों होता ये है कि जब गर्मियां होती हैं तो हम अपने लिए एयर कंडीशन ले आते हैं, ठीक है। अब एयर कंडीशन करता क्या है, ठीक है, एयर कंडीशन ने कूलिंग करनी है जी आपके अंदर, एक सिस्टम के अंदर, एक सिस्टम के अंदर कूलिंग हो रही है, उसके साथ जो अटैच सिस्टम यानी एनवायरनमेंट है उसके अंदर उतनी ही हीट, जो सारी हीट है वो बाहर निकाली जानी है, ठीक है। यानी कि आप जो है नेचुरली जो है किसी प्रोसेस को आप डिसऑर्डर को ऑर्डर में लेके आना चाहते हो। हीट आपके लिए डिसऑर्डरनेस है, इस वक्त आपके लिए अनडिजायरेबल है, आप बर्दाश्त नहीं कर रहे हो टेम्परेचर को, आप उस टेम्परेचर को कम करना चाह रहे हो, आप उस सिस्टम की, उस क्लोज रूम की, उस एरिया की आप जो है आप टेम्परेचर कम कर रहे हो, यानी उसकी एंट्रोपी कम करना चाह रहे हो, उसके अंदर इसकी डिसऑर्डरनेस को कम करना चाह रहे हो, उस नेचुरल डिसऑर्डरनेस को। तो आप क्या करते हो, आप उस सिस्टम से हीट एक्सट्रैक्ट करते जाते हो, बाहर निकालते जाते हो। इधर से तो आपने हीट जो है डिसऑर्डरनेस कम कर दी, जबकि दूसरी तरफ डिसऑर्डरनेस क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, आपके एनवायरनमेंट के अंदर डिसऑर्डरनेस बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह आप अपनी सहूलत के लिए आप कोई भी काम करते हो, अपनी ईजनेस के लिए आप कोई भी एनवायरनमेंट क्रिएट करते हो। एक एनवायरनमेंट तो आपने क्रिएट कर लिया है ऑर्डरनेस का, आपने नेचुरल प्रोसेस को फोर्स करके अपने लिए ऑर्डर में ले आए हो, जबकि आपका सराउंडिंग में जो आपका एनवायरनमेंट है, ठीक है, जो आपका सिस्टम कहलाता है, वो भी उसके अंदर डिसऑर्डरनेस ज्यादा हो जाता है, उसका डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है, ठीक है। सो इट कॉजेज द क्राइसिस, एंट्रोपी क्राइसिस। दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू हमारे पास है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि है फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। सो डिसऑर्डरनेस जो है, जो कि हमने रिजल्टिंग फॉर द ऑर्डरनेस किया, जो मैंने बात की कि अगर आप रूम के अंदर एक कंडीशंस करते हो और टेम्परेचर को कम करते हो, एंट्रोपी को कम करते हो, तो दूसरी तरफ एनवायरमेंटल क्राइसिस बढ़ जाते हैं, ठीक है। हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं, जब हम अपने एनवायरमेंटल क्राइसिस को इंक्रीज कर रहे होते हैं, जब हम अपने एनवायरमेंट की डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं, जब हम अपने एनवायरमेंट की एनर्जी की डिग्रेडेशन कर रहे होते हैं, जब हम अपने एनवायरमेंट को क्राइसिस में लेके आ रहे होते हैं, एक्चुअली हम रूल आउट कर रहे होते हैं, ठीक है, हम वायलेट कर रहे होते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताता क्या है कि अगर आप किसी सिस्टम के अंदर इंक्रीज लाने, उसके डिसऑर्डरनेस को कम करोगे, दूसरे सिस्टम का डिसऑर्डरनेस बढ़ जाता है, ठीक है। तो एज अ कंसिक्वेंसेस ओवरऑल डिसऑर्डरनेस बढ़ता है सिस्टम का,
ठीक है। अगर एक बंदा जो है अगर नेचुरली जो है किसी भी ऑर्डर को डिसऑर्डरनेस को ऑर्डर में लेके आना चाहता है, या अगर वो उस नेचुरल पैटर्न को चेंज करता है, तो डिस्टर्बेंस डिसरप्शन आती है जो कि उसके सराउंडिंग जो पैटर्न्स होते हैं। तो डिसऑर्डरनेस मीन टू से कि उस जो पैटर्न में डिसरप्शन आई है उसका डिसऑर्डर हो गया, डिसऑर्डरनेस आई यानी एंट्रोपी इंक्रीज हो गया। तो इंडिविजुअली जो है इसका इतना इंपैक्ट नहीं, लेकिन जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिल जाए तो एज अ होल एक लार्ज इंपैक्ट जो है एक जाइंट इंपैक्ट के तौर पे सामने आता है, जो कि हमारे पास डिग्रेडेशन ऑफ द एनवायरनमेंट और एनर्जी क्राइसिस और एनवायरमेंटल क्राइसिस के फॉर्म में सामने नजर आता है। ठीक है। तो एनर्जी प्रोसेसेस के अंदर अगर हम देखें बच्चों, तो हमारा कोई भी सिस्टम जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। ठीक है। कोई भी सिस्टम हमारे पास 100% रिवर्सिबल नहीं है। कोई भी सिस्टम, आप किसी भी सिस्टम को लो जिसके अंदर एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होती है, आप एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी सिस्टम में ले लें, वहां पे कोई भी सिस्टम जो है वो प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं रखता, वही रिवर्सिबल प्रोसेस सिस्टम है। तो एज अ रिजल्ट क्या है, वो हम कह लें कि हमारा जो सिस्टम है वो एफिशिएंट नहीं है। आवर सिस्टम्स आर नॉट वेरी एफिशिएंट। सो एज अ रिजल्ट हमारी मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। तो मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो वेस्ट होती है वो थर्मल एनर्जी के फॉर्म में, हीट की फॉर्म में वेस्ट होती है टूवर्ड्स अनदर सिस्टम। ठीक है। अगर मैं इस रूम में खड़ा हूं, इस क्लासरूम के अंदर खड़ा हूं, ठीक है, तो इस क्लासरूम के अंदर खड़े होते हुए अगर यहां से डिग्रेडेशन कर रहा हूं, मैं अपने इस सिस्टम को ऑर्डर में लेके आना चाह रहा हूं, तो मेरे सराउंडिंग में वो मेरा इन्वायरमेंट लगेगा, चाहे वो दूसरा सिस्टम है, उसका डिसऑर्डर जो है वो इसका ऑर्डर जो है वो डिसऑर्डर में आ जाएगा, उसका पैटर्न जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल जो है वो डिसरप्ट हो जाएंगे। ठीक है। तो सेकंड लॉ जो है वो हमें बताता है कि हाउ कैन वी इंप्रूव द प्रोसेसेस ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी। सेकंड लॉ हमें बताता है कि हम किस तरह जो है अपनी लिमिट्स को डिफाइन कर सकते हैं। एक्चुअली सेकंड लॉ इंपोजेस द अपर लिमिट्स of the efficiency of our energy transformation in other form of energies. Okay, it may be some type of the mechanical work, or it may be a type of the some useful another work, or some useful another form of energies. So बच्चों actually होता क्या है कि हमारे जितने भी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम है उसके अंदर मोस्ट ऑफ द एनर्जी हमारी जो है वो इन फॉर्म ऑफ हीट और थर्मल एनर्जी जो लॉस हो जाती है, और जिससे जो है हमारा इन्वायरमेंट जो होता है उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। टेम्परेचर इंक्रीज होने से जो ऑर्डर होता है सिस्टम का वो डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्बेंस आ जाती है, और एज अ रिजल्ट हमारी जो इंट्रोपी है वो इंक्रीज हो जाती है। अब इसका इंट्रोपी क्राइसिस जो इन्वायरमेंटल क्राइसिस पे क्या फर्क रखता है, इसका क्या इंपैक्ट होता है। चेंज जो है अगर माइन्यूट सा भी चेंज आता है, अगर स्मॉल से भी चेंज आता है टेम्परेचर के अंदर, सो दिस चेंज कैन हैव अ लार्ज इंपैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। सो इट कैन हैव अ लार्ज इंपैक्ट ऑन द मेटाबॉलिक सिस्टम ऑफ ऑल द इकोलॉजिकल organisms, okay, ecological living organisms like plants and animals. So change in temperature, अगर आप देखें कि हर साल जो है कितने डिग्री चेंज आता जा रहा है हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, so as a result with the passage of time the temperature of this earth, this planet increases due to the environmental, or you can say as a result of the entropy crisis. Okay, अगर हम इसमें बात करें सबको देखें तो मेजरली जो है हमारी जो एनर्जी, डेथ ऑफ एनर्जी वो है हीट, वो है थर्मल पोल्यूशन, थर्मल फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो मोस्ट ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस के अंदर जो है जो डिग्रेडेशन होती है, जिसमें हम कह लें कि पोल्यूशन जो आती है एक्चुअली, वो चाहे एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो लैंड पोल्यूशन हो, चाहे वो वाटर पोल्यूशन, वट एवर टाइप ऑफ पोल्यूशन, तो उसके अंदर तमाम फॉर्म ऑफ एनर्जी में वो जो है वो अनडिजायरेबल होती है। वो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर हो वो अनडिजायरेबल होती है, क्योंकि वो पोल्यूट करती है, वो डिसरप्ट करती है, वो चेंज कर देती है, वो डिसऑर्डर में ले आती है उन तमाम के तमाम नेचुरल सिस्टम्स को, नेचुरल प्रोसेसेस को। उसको एंटिसिपेट करना इन एडवांस कि अगर मैं काम कर रहा हूं तो उसका क्या रिजल्ट निकलेगा। मैं कोई प्रोसेस कर रहा हूं तो मुझे उसके आफ्टर इफेक्ट्स का पता होना चाहिए, ठीक है ना। कि मैं अगर पीस ऑफ पेपर को बर्न कर रहा हूं तो मुझे पता होना चाहिए कि इसके अंदर मुझे कितनी यूजफुल हीट जो इन फॉर्म ऑफ एनर्जी मिलनी है, कितना इसमें से स्मोक निकलना है, कितना टेम्परेचर जो है मेरे एनवायरनमेंट का इंक्रीज होना है, और कितनी इसमें से मैंने यूटिलाइज करनी है, और कितनी एनवायरनमेंट में जो है वो ट्रांसफर हो जानी है इन द फॉर्म ऑफ पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन। सो अनडिजायरेबल इफेक्ट्स ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी जो क्रिएट करते हैं
problems we should be anticipated in advance. So second law of thermodynamics और इंट्रोपी हमें यही बताती है कि अगर हम कोई भी काम करें, अगर हम कोई भी प्रोसेस करें जिसमें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी है, हमें देख लेना चाहिए कि उसके इन प्रेजेंट उसके क्या इफेक्ट्स होंगे और उसके इन फ्यूचर क्या इफेक्ट्स हो सकते हैं. अगर हम इन तमाम बातों को मद्देनजर रख के अपने तमाम प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, अगर हम काम कर रहे हैं, उसका कोई रद्द अमल, हम कोई एक्शन ले रहे हैं, अगर उसका रिएक्शन देखें, उसकी अकाउंटेबिलिटी रखें कि मैंने एक फैक्ट्री लगाई है और उस फैक्ट्री से कितना, अगर वहां पे कोई बर्निंग प्रोसेस हो रहा है या किसी फॉर्म में कोई केमिकल एनर्जी है, वट एवर फॉर्म ऑफ एनर्जी, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखो कि इसके इफेक्ट्स जो मेरे एनवायरमेंट पे क्या इंपैक्ट करेंगे. अगर मैं ये कंसिडर करूं कि मैं एक बंदा हूं, मैंने ये काम कर रहा हूं, मेरे जैसे 1000 बंदे ये सेम काम करेंगे, तो कितना इंपैक्ट हो सकता है इस एनवायरनमेंट के अंदर, हमारा जो नेचुरल प्रोसेसेस कितना डिस्टर्ब हो सकता है, हमारा नेचुरल इकोलॉजिकल सिस्टम कितना डिस्टर्ब हो सकता है. अगर हर बंदा इस बात को अपने गिरेबान पे झांक के देखे कि हम ये क्या कर रहे हैं और इसका क्या इंपैक्ट होगा हमारे एनवायरनमेंट के अंदर, तो यकीन जाने कि हमारा जो प्रोसेसेस है तमाम के तमाम, जो पोल्यूशन आ रही है एक्चुअली इन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो कम हो जाएगी. हमारा ये जो ब्यूटीफुल और ये हमारा जो फ्रेजाइल और ये बड़ा नाजुक सा जो इस कायनात के अंदर हम समझ रहे हैं कि फिलहाल यही ये एक प्लेनेट है जिसके ऊपर जो है वो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, हमारा ये इकोसिस्टम डिस्टर्ब नहीं होगा. हमारी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो राइज हो रही हैं एनवायरनमेंट के अंदर, एनवायरमेंटल क्राइसिस का बायस बन रही है, अगर उसको हम देखें, अगर हम इसकी अकाउंटेबिलिटी रखें कि जो हम काम कर रहे हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर, क्या क्राइसिस आ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे जो नेचुरल प्रोसेस है, हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, इसको किस तरह डिसरप्ट करेगा, किस तरह डिस्टर्ब करेगा, या इसको हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं. अगर हर बंदा, हर पर्सन ऑफ दिस अर्थ, ऑफ दिस प्लेनेट अगर सोचे, तो यकीन जाने कि हमारा ये अर्थ की जो एनर्जी डिग्रेडेशन है या हमारी जो अर्थ है उसके अंदर जो डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं, उसका तमाम इकोलॉजिकल सिस्टम जो है, जो इन फॉर्म ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और इन फॉर्म ऑफ अदर जो है वो चेंज होती जा रही हैं. ऑल वेदर पैटर्न चेंज हो चुके हैं, ठीक है, सब कुछ चेंज हो चुका है, ठीक है. दिस इज ऑल अबाउट द एनवायरमेंटल क्राइसिस, दिस इज ऑल अबाउट ड्यू टू द एंट्रोपी क्राइसिस. सो वी ईच पर्सन ऑफ दिस प्लेनेट will have to think about this. Okay, common person जो है उसकी हम बात नहीं करते. हम साइंस स्टूडेंट्स हैं, I am also student, you are also students, all are in process of learning processes. So हमें ये सोचना होगा कि मैं अगर कोई काम कर रहा हूँ तो इसका मेरे इन्वायरमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट हो सकता है, और इस इफेक्ट से क्या रिएक्ट आ सकता है, क्या रिएक्शन आ सकता है, या मैं कोई प्रोसेस करने लगा हूँ तो ये प्रोसेस तो मेरे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है, फॉर सम टाइम बीइंग, फॉर इंस्टेंटली मेरे लिए सम टाइम बीइंग ये मुझे रिलीफ दे देगा, ये मुझे कंफर्ट दे देगा. मैंने ऑर्डर किया है इस नेचुरल प्रोसेस को अपनी कंफर्ट के लिए, इतने जोन को मैंने ऑर्डर में ले आया हूं अपने प्रोसेस के लिए. क्या ये जो ऑर्डरनेस मेरे लिए है ये कितना डिसऑर्डर कर रही है, कितना डिसरप्ट कर रही है मेरे एनवायरनमेंट को, मेरी सराउंडिंग को. अगर हर बंदा ये सोचे तो आप देख लें कि जितने हमारी ऑटोमोबाइल जो है जिसके अंदर इंजन जो है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होती है हमारी हीट की, मैकेनिकल वर्क के अंदर, गाड़ियों की बात कर रहा हूँ, ऑटोमोबाइल्स की. हमने पढ़ा था कार्नेट इंजन को अभी, और हमने पेट्रोल इंजन पढ़ा, डीजल इंजन पढ़ा. उसमें मैंने बताया था कि 30%, 29 से 30% जो है वो एनर्जी जो हमने 100% रखी होती है उसमें सिर्फ 30% जो है वो यूज होती है, बाकी 70%, कैन यू इमेजिन, 25 से 30% जो हम एस्टिमेट लगाते हैं, अगर हम कहते हैं जी वो पुराना लिखा हुआ है, और एडवांस में बड़ी एफिशिएंट इंजन आ चुके हैं हमारी गाड़ियों के, लाइट ऑटोमोबाइल्स आ चुकी हैं हमारी जिसमें एफिशिएंसी बढ़ चुकी है. फिर भी बच्चों आप देखें आप कि 60 से 70% हमारी एनर्जी जो है कहाँ जाती है, वो एक्चुअली एनवायरनमेंट के अंदर ही जाती है, और इट हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट काजेज environment very deeply, and it causes the environmental crisis and it increases the entropy, or you can say entropy crisis. So हमें ऐसे इंजन्स जो हैं डेवलप करने पड़ेंगे, ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेसेस जो हैं वो इन्वेंट करने पड़ेंगे, डिस्कवर करने पड़ेंगे, जो हमारे ऑर्डर ऑफ द नेचर, जो नेचुरल ऑर्डर है, जो नेचुरल ऑर्डर है उसको डिसरप्ट ना करें, उसको कम से कम जो है अफेक्ट करें, हमारे इकोलॉजिकल सिस्टम को कम से कम इफेक्ट करें, ताकि इस दुनिया
की बका के लिए, इसकी एग्जिस्टेंस के लिए, इसकी लॉन्ग लाइफ के लिए बेहतर हो, और यहाँ पे जो है जो पोल्यूशन जो है इन ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन ऑल फॉर्म ऑफ टाइप्स जो है वो कम से कम हो, ताकि हर बंदा जो है हेल्दी एंड वेल्दी हो।